हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो? एकदम बढ़िया मस्त। स्टूडेंट्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिससे गार्डनर वर्सेस मर्रे प्रिंसिपल्स। इसके नाम से तो आप फैमिलियर होंगे क्योंकि अकाउंटेंसी में 12th स्टैंडर्ड हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, अकाउंटेंसी में जगह जगह ये आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है बुक्स में कि गार्डनर वर्सेस मर्रे का रूल्स यहाँ अप्लाई हो रहा है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हाँ गार्डनर वर्सेस मर्रे का रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, बट वो रूल्स क्या थे, कौन सी कंडीशंस बनी कि ये इनकी जो प्रिंसिपल्स है गार्डनर वर्सेस मर्रे का, ये कब आए सामने लोगों के, क्या प्रॉब्लम्स हुई थी कि इनका क्या विवाद था, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं गार्डनर वर्सेस का। बड़ा अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो ये जो गार्डनर वर्सेस मर्रे, ये 3 पार्टनर थे और इन्होंने पार्टनरशिप पे एक फर्म खोल रखा था। एक गार्डनर मर्रे और ये विकल्स, ये 3 पार्टनर्स थे। और ये 30 जून 1900 की बात है। ये इस टाइम की बात है, 30 जून 1900 की बात है। इस टाइम गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इनका फॉर्म बंद कर दिया जाएगा, इनके फॉर्म को बंद कर देना चाहिए। अब फॉर्म को बंद करने का ऑर्डर तो आ गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी फॉर्म को बंद कर दिया जाता है, उसका अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि इस फॉर्म का समापन कर देना चाहिए, इसको डिसॉल्वेंस कर देना चाहिए, तो वैसे उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो, चूंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो जो भी फर्म के क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, या फर्म की जो देनदारियां हैं, साझेदारों ने अगर एडवांस दे रखा उन सबको पूरा क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बना के रखा है। ये बैलेंस शीट जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 30 जून 1900 में कि इनके फॉर्म को बंद कर दिया जाए, उस वक्त जो ये तीनों पार्टनर्स थे गार्डनर, मर्रे और विकल्स, इनकी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन ये थी। गार्डनर के पास 2500 पाउंड्स थे, मर्रे के पास 314 पाउंड्स ओनली थे, और ये जो विकल्स था ये लॉस में चल रहा था। विकल्स के पास 263 पाउंड्स का इसको लॉस था, और जो टोटल लॉस 635 पाउंड्स का लॉस ये अलग से हो रहा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो विकल्स था इसको दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट इसको घोषित कर दिया गया था। मतलब इसके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी जिससे कि ये अपनी लायबिलिटी को फुलफिल कर पाता, अपनी देनदारियों को पूरा कर पाता। अब यहाँ पे विकल्स तो पहले ही दिवालिया हो गया। जैसे कि हम लोग इंसॉल्वेंसी रूल्स को जानते हैं, जब कोई भी दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी खासकर पार्टनरशिप में, तो जो पहले से जो रूल्स चले आ रहे थे ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट का 1890 के जो रूल चले आ रहे थे, उस रूल के अकॉर्डिंग जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, जो दिवालिया घोषित हो गया, उसे अब कुछ भी नहीं देना होता है, बल्कि उसके भी उसका भी जो शेयर होता है लॉस का, वो भी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स होते हैं, जो शोधक्षम पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बचे हुए पार्टनर्स हैं, उन्हीं को करना होता है। और वैसे तो ये जो तीनों पार्टनर्स थे, इन्होंने अलग अलग कैपिटल इन्वेस्ट किया था। इनके पार्टनरशिप फॉर्म में तीनों के कैपिटल इक्वल नहीं थे, लेकिन इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। क्या बात था? तीनों पार्टनर्स गार्डनर, मर्रे और विकल्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल था, बट इनके कैपिटल इक्वल नहीं थे। अब कैपिटल इनके इक्वल नहीं थे और एक पार्टनर दिवालिया हो गया, तो जैसा इनका यहाँ पे दिख रहा है कि जो गार्डनर है, गार्डनर के पास सफिशिएंट, अभी हमारे पास गार्डनर के पास 2500 पाउंड्स हैं, जो कि सफिशिएंट पाउंड्स हैं, और जो मर्रे है इनके पास केवल 314 पाउंड्स ही हैं। तो मर्रे के पास जो लॉस के अकॉर्डिंग काफी कम पैसे हैं। अब देखिए टोटल लॉस कितना हुआ, विकल्स तो जो दिवालिया हो गया उसका, और जो टोटल जो हमारा लॉस हुआ फॉर्म का, वो अगर हम लोग सब देखते हैं तो ये 635 + 263, यानी कि 890
रहा था, टोटल लॉस हो रहा था। अब विकल्स चूंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, यानी फिर गार्डनर और मरे जो थे इन्हीं को ये जो टोटल लॉस था इस लॉस का 1/2 देना था। यानी कि ये जो लॉस हो रहा था, ये जो लॉस था, इस लॉस का इनको 1:1 में इसको पे करना था। अब 1:1 में पे करना था, अगर हम 898 का 1:1 करते हैं तो 449 रुपीज आता है। 449 रुपीज अगर आता है तो गार्डनर के पास तो सफिशिएंट है, 2500 है, गार्डनर इजीली दे देगा, उसको कुछ भी लॉस नहीं होगा और बैलेंस अमाउंट गार्डनर के पास बचा रहेगा। लेकिन क्योंकि जो मरे है उसके पास केवल 340 रुपीज है, तो उसको 340 रुपीज तो वो अपने पास से दे देगा और 135 रुपीज इसको इसके निजी संपत्ति से यानी व्यक्तिगत संपत्ति से ये 135 पाउंड इसको पे करना पड़ेगा। अब गार्डनर ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ऐसे नहीं होगा, मुझे ज्यादा लॉस हो रहा है। और जब मामला गया कोर्ट में गया, जज के सामने गया, तो जज ने चीजों को पहले तो यही था कि भाई जो दिवालिया है वो कुछ पे नहीं करेगा और बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे सोच पार्टनर्स हैं यानी कि सॉल्वेंट पार्टनर्स है, वही लॉस को पे करेंगे। लेकिन जब गार्डनर मरे का ये विवाद कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद जज ने ध्यान से देखा और फिर ये तय किया गया। उसके बाद 3 मेन है और वैसे टोटल 4 रूल्स उन्होंने दिए। फर्स्ट थिंग कि ये जो लॉस है, जो फर्म का जो लॉस है 635 रुपीज का जो फर्म का लॉस है, उसको पर्सनल का अलग करके जो फर्म का लॉस है उसको जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वली सबको देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंट पार्टनर्स और सॉल्वेंट पार्टनर्स सबको देना पड़ेगा। यानी कि चाहे वो दिवालिया हो गया हो या सोचम साझेदार हो, सभी साझेदारों को जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब बात आती है, ये पहले पॉइंट। दूसरी पॉइंट बात आती है कि जो साझेदार दिवालिया हो गया है उसके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, तो वो कैसे भुगतान करेगा। ठीक है, तो उसके हिस्से का जो भी अमाउंट है, जो लॉस है, उसको जो सॉल्वेंट पार्टनर है यानी कि जो हमारे सौछम्य पार्टनर साझेदार हैं, जो बचे हुए जो हमारे पार्टनर्स हैं, वो उसके लॉस को उनके प्रॉफिट उनके कैपिटल के का जो रेशियो है उसमें उसको डिवाइड करेंगे या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ये कौन सा कैपिटल होगा, ये उनके बिजनेस के स्टार्टिंग में किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो नहीं है, ये वो कैपिटल है जब फर्म का समापन हुआ। तो फर्म के समापन के टाइम में जो लास्ट बैलेंस शीट बनी, उस लास्ट बैलेंस शीट में जिस पार्टनर का जितना कैपिटल था उस कैपिटल का रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो के अकॉर्डिंग जो लॉस है उसको उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो ये 2 रूल्स बने जो कि जज ने बताए। और इसके अलावा बाकी के ये जो पार्टनर्स हैं, जो सोचम्य पार्टनर्स हैं यानी कि सॉल्वेंट पार्टनर्स जो हमारे हैं, वो पार्टनर्स इनके जो हिस्से का जो लॉस है उसको वो कैश में लाएंगे और इनके कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में उसको जमा कर दिया जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट को से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो कि गार्नियर वर्सेस मर्रे के नाम से जाने जाते हैं। अभी जितने भी जो इस तरह के विवाद होते हैं जहाँ लिखा होता है कि रूल्स में कि गार्नियर वर्सेस मर्रे का रूल अप्लाई होगा, वहाँ पे यही रूल अप्लाई होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका इक्वल है या उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है तो और फर्म का समापन हो रहा है, तो जो उनका बैलेंस शीट का लास्ट कैपिटल होगा उसके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये गार्नियर वर्सेस मर्रे का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी तक आप जानते थे कि गार्नियर वर्सेस मर्रे का रूल्स है, बीकॉम में तो इसका नाम बार बार आता है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी डिटेल में ये रूल्स नहीं दिए हुए हैं। तो चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हो या बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए ये वीडियो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।